particular focus of his is in litigation, research and legal advice. He is also a barrister from the Inns Court School of Law. He will be speaking on disinformation and the law. I welcome you to. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Before I start my paper and presentation, I would require everybody's attention. Why? Because the subject is very, very important. This relates to disinformation. This relates to the defamation, and this relates to what we are confronted with in our day-to-day affairs every day at the state level. And since you guys are all students in universities, so you've got laws that have been made from time to time that have been, in my view, the most redundant ever laws in Pakistan. So I'll start with the very concept note of the Constitution of Pakistan, and my paper, by and large, would mainly focus around the options that are available within our Pakistani structure to improve the laws related to defamation and to tackle disinformation. First of all, Article 19 of the Constitution of Pakistan deals with freedom of information. And almost all the articles in the Constitution are subject to reasonable restrictions imposed by law. But it is very, very unfortunate that courts, the state itself, state institutions from time to time have been implementing unreasonable restrictions, which indirectly has affected the right to speak, and that too without any fear with respect to anybody in the state. Now you see, I'll start off by giving an example. The kind of cases that we've been dealing with. I was, until March 2022, I was sitting as Council of Complaints Chairperson in Pembroke. और यहाँ से मैं कोशिश करूँगा कि कौमी ज़बान में शिफ्ट हो जाऊँ ताकि जो लोग नहीं भी सुन रहे उनको भी थोड़ा सा इंक्लूड किया जाए, क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि आपकी चाय से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें करूँगा. थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए 5-6 मिनट. देखिए, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स मेंबरा में मुझे मौका मिला बैठ के लोगों की कंप्लेंट सुनने का, और ये इतनी अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे पास कंप्लेंट्स आती कैसे थी. मतलब ऐसी कंप्लेंट्स नेचर थी, मतलब एक साहब की कंप्लेंट ये थी कि जी ये कुरकुरे की ऐड है, एडवर्ट है, बिकॉज वी कुड चेक कि तो इसकी जो टैग लाइन है वो है कि टेढ़ा है पर मेरा है. ये हमारी कौम की सबसे बड़ी एक कंप्लेंट थी विच आई हैड टू डील विद. किसी आदमी को डेफेमेशन से या मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइंफॉर्मेशन जो भी आप उससे कहें, वो उसको उससे इंटरेस्ट नहीं है. फिर इसी तरह एक साहब आए, उन्होंने कहा जी कि एरियल का ऐड है, एक बड़ा मशहूर ये वॉशिंग पाउडर है, उसमें कहा हुआ है कि औरतों को 4 दीवारी के अंदर रखो, और उसको क्रॉस किया हुआ है कि तो कुरान पाक के साथ डायरेक्टली इन कॉन्फ्लिक्ट है. दीज आर द केसेस दैट आई हैड टू डील विद. हमारी कोर्ट्स को डील करना पड़ता है, हमारी डेफेमेशन लॉ के तहत जो अदालतें बनी हुई उनको डील करना पड़ता है, और जिसकी वजह से अल्लाह ताला के फजल करम से 150 साल कोई फैसला आपको नहीं मिलता. पाकिस्तान में यू कैन सेफली कंक्लूड कि किसी शख्स की इज्जत अदालतों के थ्रू अगर महफूज आपने करवानी है थ्रू द डेफेमेशन ऑर्डिनेंस, तो द आंसर इज अ बिग नो. एज अ लीगल प्रैक्टिशनर आई कैन स्टेट दैट विद अथॉरिटी. I may be caught in contempt, but then Rahman Azhar will defend me there. But this is what I genuinely believe in. अब आपको थोड़ा सा कवानीन की तरफ मैं लाता हूँ कि पाकिस्तान में जो लॉज हैं दैट डील विद इट. सबसे पहले पाकिस्तान पीनल कोड, जिसको हम ताज़ीरात पाकिस्तान भी कहते हैं, उसका 499 है. दैट सेज कि डेफेमेशन जो है वो एक ऑफेंस है, इट इज़ पनिशेबल, और उसकी एक सज़ा है. मेरा नहीं ख्याल कि मैंने पिछले 11 साल में आई हैव बीन रिप्रेजेंटिंग प्लस 40-50 पॉलिटिशियंस अक्रॉस द बोर्ड, PTI, PMLN, फजल रहमान ग्रुप, एवरीबडी आई कैन से, कि किसी भी एक शख्स को सजा हो तो फिर उनको क्या करना पड़ता है? किसी पॉलिटिशियन को थप्पड़ मारना पड़ता है, किसी पॉलिटिशियन को गालियाँ निकालनी पड़ती हैं, किसी पॉलिटिशियन को किसी और मेथड से रिजॉर्ट करना पड़ता है. redundancy जो है that lies in the court system. So defamation ordinance side by side हमारा 2002 का है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर किसी शख्स के बारे में कोई हद तक अमेज बात की गई है तो आप फौरन जेल को डेफेमेशन का नोटिस दें. डेफेमेशन का नोटिस दिया जाता है, उस डेफेमेशन नोटिस के बाद दावा फाइल किया जाता है,
उस दावे को 6-7 साल बाद जब डिसाइड किया जाता है तो उसमें कहते हैं कि हम आपको 5,000, 6,000 रुपया डैमेजेस या 50,000 रुपया डैमेजेस दे देते हैं. So what I am trying to say here is that the legal system, the legal structure in Pakistan that deals with disinformation is redundant to the core. एक कानून बनाया गया जिसको कहा गया प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 पीका. उस पर हमारे मोहतरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जजमेंट दी और उन्होंने कहा जी कि ह्यूमन डिग्निटी उसमें कवर्ड नहीं है. और एक नया एस्पेक्ट दिया गया विच आई पर्सनली एग्री विद कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है जब आप बात करते हैं इट कम्स विद अनफेटर्ड मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीडम शुड बी देयर. ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है, आप इस इदारे के बारे में बात ना करें, आप ये बात मत करें, ये बात मत करें. जब आप यू लेट इट इवॉल्व एंड द डेफिनेशंस इन द लॉ अलाउ यू टू इवॉल्व, तो फिर इवेंचुअली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी बेहतर होता है, डिसइंफॉर्मेशन भी खत्म होती है और उसके साथ एक बहुत बड़ा इफ है कि अदालतें भी आपकी साथ साथ डिलीवर करें. अब हमारा प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट में मुझे मौका मिला काम करने का. 90% केसेस बल्कि 80% केसेस जो हैं वो दो तरह के कि क्या सिक्योरिटी एजेंसीज के बारे में बात की गई या जुडिशरी के बारे में बात की गई. एक प्राइवेट इंडिविजुअल जो है जिसके लिए वो कानून प्राइमरीली बना है कि उसकी इज्जत को बचाया जाए, वो शख्स इसके एम्बिट से आज की डेट तक बाहर है और वो उसको चैलेंज नहीं कर सकता था. फॉर मी दैट लॉ इज ऑफ एब्सोल्युटली नो गुड यूज इफ इट डज नॉट सर्व द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान एंड इट ओनली एंड मेयरली सर्व्स the institutions or the important institutions. और उसमें भी एक बहुत बड़ी तफरीक है कि you can stand up and say whatever you want about any politician in Pakistan, but you cannot say anything about judiciary. You can stand up and say anything about any bureaucrat in Pakistan, but you cannot stand up and say anything against the military establishment. You can stand up and say anything about any businessman in Pakistan, but you cannot say anything about any paramilitary force which is covered under the constitution. तो जब ये तज़ाद आता है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जो लॉज रिलेटेड टू डिसइंफॉर्मेशन है या लॉज रिलेटेड टू डिफेमेशन है उनकी रिडंडेंसी आ जाती है. अब इस पर बुनियादी तौर पे जो मेरी सजेशन है एंड आई ट्राई टू हाईलाइट दैट इन माय पेपर एज वेल कि वो सजेशन मेरी बुनियादी ये है कि सबसे पहले आपको डिफेमेशन के लिए एक स्पेशल कोर्ट्स डेजिग्नेट करनी पड़ेगी जो विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज इसका फैसला करेगा. ये नहीं हो सकता कि डिफेमेशन का दावा 8-10 साल चले और उसके बाद उसका फैसला ना आए. सिमिलरली प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट में जो पाकिस्तान के थ्रू आउट पाकिस्तान जो लोग भी उसको इन्फोर्स कर रहे हैं उन पे एक सख्त बंदिश हो. दे शुड बी डायरेक्टेड एंड इंस्ट्रक्टेड बाय द स्टेट to let go of the cases that they are dealing with and start dealing with cases of citizens of Pakistan. अगर आपने उस लॉ को in letter in spirit protect करना है. पाकिस्तान के बारे में I have a very firm belief that we are excessively legislated. हर चीज़ पर legislation मौजूद है. 3 legislations मौजूद हैं. इतनी legislations हैं कि हम at the end of the day confuse हो जाते हैं कि कौन सा law किस situation में apply करेगा. अभी while I was here in Islamabad, I was instructed by a client कि जी मैंने defamation का दावा करना है. I can assure you कि 4 different laws उस पर applicable हैं. लेकिन इंसाफ किसी एक कानून में से भी बड़ा मुश्किल है कि उसको मिले based on the past practices in Pakistan. So first of all we need to segmentify it. अब प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट में चूँकि एक हमारी जजमेंट आ चुकी है बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट, सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन व्हाट आई से अबाउट इट विदाउट डेल्विंग इनटू द डोमेन ऑफ कंटेंट. बट उसमें भी देखा जाए तो ह्यूमन डिग्निटी को निकाला गया है और उनसे आई वाज पार्ट ऑफ द कोर्ट हियरिंग व्हेन दिस वाज टेकिंग प्लेस. ये सवाल किया गया जज साहब से कि जब कल आपके बारे में बात होगी या किसी जज के बारे में जो कि आजकल हो रही है तो फिर उसको किस तरह टैकल करेंगे. इंटरेस्टिंगली वो सब कुछ टैकल हो रहा है लेकिन एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज बेरेफ्ट ऑफ क्वालिटी लीगल रेमेडी अंडर द लॉ. ये नुकसान है वो विद द टाइम जूरिस्प्रूडेंस का. फिर कभी पाकिस्तान में जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कोई बात आती है जिसमें कोई धरना है, जिसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक्सप्रेशन है, तो आप फौरन देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कन्वीन कर एक जजमेंट देता है कि जी बुनियादी हक है हमारा, हम बात करें, बुनियादी हक है हम असेंबल करें. क्यों हर दफ़ा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये चीज़ कहनी पड़ती है
जो कि कानून में ऑलरेडी लिखी हुई है, जो कि जजमेंट्स में ऑलरेडी लिखी हुई है, और स्टेट इंस्टीट्यूशंस को ये बताना पड़ता है कि जनाब ये वो कानून है जो आपने इन्फोर्स नहीं करना और ये वो कानून है जो आपने इन्फोर्स करना है। इसका जवाब सिर्फ एक चीज़ में है, और वो जवाब इस चीज़ में है कि हमारा लीगल स्ट्रक्चर और हमारी मातहत अदालतें, which is जो एडिशनल कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, even to an extent high courts भी है, they have failed to provide justice to a common man or any other person for that matter when it comes to laws related to defamation. So बार-बार आपको reiteration करनी पड़ती है, बार-बार आपको reiteration करनी पड़ती है कि ये कानून है, जरा देख लीजिएगा इसको इन्फोर्स करें, इसको ये करें। जब नीचे के लेवल पर इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा, जब बुनियादी तौर पर नीचे की अदालत कन्विक्ट करेगी या नीचे की अदालत जो है उसमें डैमेजेस मिलेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। फाइनली a very important thing about our constitution that we need to understand कि हमारी constitution हिंज करती है on article 227 and article 31 of the constitution of Pakistan, और उस दोनों आर्टिकल्स का जो निचोड़ है वो ये है कि no law can be repugnant to the provisions of Islam and Sunnah and no law can be repugnant to that. So एक मिनट के लिए कुरान पाक का, सुन्ना का, अहदीस का अगर आप मुतालिया करें तो उन सब का निचोड़ एक ही है कि आप किसी पर इल्ज़ाम झूठा नहीं लगा सकते, लेकिन सही बात करने में आपको रोका नहीं जा सकता, चाहे वो हाकिम के खिलाफ हो, चाहे वो सिपा सलार के खिलाफ हो, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ हो। यू कैन नॉट बी स्टॉप फ्रॉम कमेंटिंग और मेकिंग अ स्टेटमेंट दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, एंड एट द सेम टाइम इफ यू मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट और इफ यू allege somebody of an offense, तो फिर उसी ऑफेंस की जो सजा है वो आपको दी जाएगी। ये इसका बुनियादी स्ट्रक्चर है। एंड आई कंक्लूड बाय सेइंग कि ये दोनों चीज़ें इन रिलेटेड इंसिडेंट्स हमारे कवरिंग में एटलीस्ट फॉलो नहीं हो रही, जिनकी वजह से आइन का जो बुनियादी ढांचा है, आइन की जो मंशा है, वो बड़ी बुरी तरह कॉम्प्रोमाइज हो रही है। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Ahmad. Now I would like to invite Mr. Rahman Azhar to introduce the speakers for the interactive discussion session. I'll just have your attention for a little bit. I know मैं जो है वो पंसोटा साहब ने बात की, बातें बड़ी ज़रूरी हैं और चाय भी बड़ी ज़रूरी है। मैं उससे थोड़ा सा इख्तलाफ करूँ, मैं कहूँ चाय भी ज़रूरी है, लेकिन चाय इस तरह से भी पी जा सकती है कि जो लोग यहाँ पर जो है वो बात कर रहे हैं और जो यहाँ पर डिस्कशन हो रही है उसको डिस्टर्ब किए बगैर, खास तौर पर आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन और प्लीज मेंटेन द डेकोरम। मैं ये क्विकली हम एक जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो करने लगे। कुछ मेरे भी सवाल आते हैं जो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो अभी तक स्पीकर जो है वो यहाँ पर आए हैं, और कुछ जो है वो आप लोगों में से अगर कोई चीज़ है वो पूछना चाहता है, वो बात करना चाहता है, तो लव टू हैव योर इनपुट एज वेल। वी हैव कपल ऑफ अदर स्पीकर्स, तो हम विल क्विकली मूव टू दैट बिकॉज हमने 4 बजे जो है वो सेलिब्रेट को जो तो मैं उससे पहले जो वो इंटरेक्टिव डिस्कशन है वो हम ये करने लगे। और आई रिक्वेस्ट मोहसिन कुमार साहब प्लीज कम ऑन स्टेज, और सर इरफान साहब आई रिक्वेस्ट यू एज वेल प्लीज कम ऑन स्टेज। So this is going to be a quick session around, we'll have 20 minutes to get into the questions, और फिर हम उसके बाद जो है we'll move on to our next list of speakers. So मेरी हमारी टीम मेंबर्स यहाँ पर हैं, so she will also have a mic. Identify yourself, Gul
Gulrukh Nafis is going to be here, so if you have a question, तो आप जरा बस अपना हाथ जो है raise कर दीजिएगा, so somewhere I can see you as well, and then we can have your question. So I think जो panelists हैं उन सबको तो जो है वो they have spoken as well, आप सबको जो है उनका तारुफ तो है ही है, तो without further ado I'll straight away get to the question. मैं Justice Saliwal Khan साहब आपसे जो है वो इस interactive discussion का आगाज़ है, and this is something my question कि recently जो है वो यासीन मलिक का भी जो है वो केस हमने देखा, पाकिस्तान में उस पर जो है वो बड़ी आवाज़ जो है वो उठाई है, और आपसे जो पिछली दफ़ा भी बात हो रही थी तो आपका ये कहना था कि कश्मीर का जो केस है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इस तरह लीगल फोरम्स पर जो है वो उठाया जा सकता है। अब अगस्त 5 को थोड़ा टाइम गुजर चुका है और आर्टिकल 370 की रेवोकेशन, आप अभी भी समझते हैं कि पाकिस्तान कैन स्टिल रीच सम इंटरनेशनल लीगल फोरम to actually stand for the rights of Kashmiris? Sir, your mic is Yes. Pakistan, there are many openings for Pakistan. The only thing is that we should pursue those things after research and after deliberations here in Pakistan. We are not doing it, and that's unfortunate. The opportunities are either direct under the charter of the ICJ, where human rights issues can be raised. Then we have the options for going for war crime cases, which is also possible. But taking the matter to the ICJ doesn't appear to me to be with any difficulty. Why they are not doing it? Well, what I understand and what is the perception is that they don't want a negative answer from there. But why do they presume there will be a negative answer? If the Indian person who is incarcerated in Pakistan, if India can go for his rights, why can't we talk? It should never be forgotten that Kashmir is a disputed territory. The Indians are occupying it forcibly with so many men in arsenal, and atrocities are taking place unabated with impunity. So imagine no Islamic State has come forward to take this case like what the Gambia has done in the case of Burma. They've done it. तो आपको लगता है बहुत बोल्ड चॉइस होगी, मे बी सम रिस्की चॉइस एज वेल कि अगर कोई एडवर्स डिसीजन आ जाता है तो वो हमारा कश्मीर में जो हमारा केस है उसको भी जो है वो इम्पैक्ट कर सकते हैं? क्यों करेगी? आप तो ह्यूमन राइट्स पे जा रहे हैं ना, यू आर नॉट गोइंग ऑन द बेसिक क्वेश्चन जो कि यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन में ना है, यू आर नॉट टॉकिंग ऑफ दैट, यू आर टॉकिंग ऑफ द एट्रोसिटीज व्हिच आर टेकिंग प्लेस ओवर देयर। अच्छा ना जाए ICJ में ना जाए तो फिर जो नॉर्म है जो कि मैंने जिसका जिक्र किया अपने आर्टिकल में और जो पढ़ा मैंने, मैं ये कहूँगा कि वो रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन में जा सकते हैं, और हमने वो पूरा केस तैयार करके प्रेजेंट किया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन somehow things fizzled out। तो इस तरह छोड़ देना चीज़ों को, ये जो है लॉफेयर को अवेल न करना, ये इंडोलेंस है, एंड लॉ नेवर सपोर्ट्स पीपल हु आर इंडोलेंट। Sir, allow me to welcome Ahmad Bilal Sufi Sahab. He is a mentor as well, and I must say that the work that the center is doing right now is actually inspired by Sufi Sahab's work as well. He has been the guiding spirit as well. He has been a major contributor as well as supporter of what we are doing at the center. So, sir, always a pleasure having you at our event, and thank you so much for joining us.
अच्छा मैं जनरल इरफान साहब वन थिंग जो कि यहाँ पर जो है वो बहुत सारे लोगों के जहनों में सवाल भी है कि हम ये लॉफेयर की जो फील्ड है इस पर क्यों बात कर रहे हैं, और हम भी बहुत सारी जगह पर मिसाल देते हैं कि अब ये फील्ड एक्सपैंड बहुत ज़्यादा हो गई, सो इसमें एनर्जी भी आ गई है, इसके अंदर आपकी जो है वो और बहुत सारे जो है वो रिलेटेड इश्यूज आ रहे थे। सो हाउ डू यू सी कि ये जो इतनी एक्सपेंशन है, क्या इसके लिए जो है वो हमारा जो अपरेटस है वो तैयार है, और फिर उस अपरेटस को जो अपडेट है एक स्टेट लेवल के ऊपर वो किस तरह से बेहतर तौर पर जो है किया जा सकता है, बिकॉज दिस इज एन इवॉल्विंग चैलेंज जो हम बार बार बात करें। First of all, let me thank Rahman and Faisal Mushtaq for holding this event in succession for the second time. And in the presence of Sufi Saab, I would say you are carrying the legacy on international law. He was the one who started the work on international law, and yours is now the second recognized forum which is holding students together on international law. Now the question is regarding lawfare for students, and I am the practitioner. I am the practitioner as a component of national security. As the definition of security has evolved over the years from purely security-oriented understanding of things to the human security. Each aspect of human security has been included into the term security itself. So law and national security has a deep interaction now. Just now I was discussing with our elder Judge Saab how the laws evolve. Laws evolve with a very, very positive intent, and they evolve over a period of time. They are not imposed, but then there are laws which are specific to be applied to specific situations. Like in our case, whenever there were sanctions, there were specific laws, like Pressler Amendment, like Brown Amendment, like हमारे लिए जो है वो लॉज बने specific laws which were for specific purposes. So they had a purpose built into it. And then there are faults and follies in our own selves. We have been, as was mentioned by different speakers today, Ali Zafar Saab and others, that we have been signing treaties, agreements, and we have been subscribing to them, we have been ratifying them without having understood the implications what they are going to have on us later on. And we did not correct our domestic laws accordingly. So ये तीनों factors जो हैं, एक laws are right, they were not for bad purpose, but